नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच। 5 बेहतरीन क्वेश्चंस और उनसे भी बेहतरीन उनके एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चंस आपके सीडीपी के विषय में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए एबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, an inclusive school reflects on all the following questions except। एक समावेशी विद्यालय इन सब चीजों के ऊपर बात करेगा के अतिरिक्त पूछा गया है। तो यहां पर जो हमसे चीज पूछी गई है वो पूछी गई है के अतिरिक्त, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर समावेशी शिक्षा बात नहीं करती है। एक्सेप्ट के अतिरिक्त पूछा गया है। अगर इसमें हम देखें तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। हम इसमें दिखाई देता है, डू वी अडॉप्ट स्ट्रेटेजीज कैटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हम सब शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो चीज है ये हमें समावेशी शिक्षा में सम्मिलित होगी, ये तो पूछा जाएगा, लेकिन यहां तो एक्सेप्ट पूछा है जो नहीं है। दूसरी चीज हम देखते हैं, तो हम यहां देखते हैं क्या दूसरी बात यहां की जाती है, डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा कि ये भी बिल्कुल ठीक है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। फिर हमें यहां पे देखने को मिलता है, डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान एंड डिलीवर लर्निंग इनेबलिंग एनवायरमेंट। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल यहां पर भी टीम योजना के ऊपर बात करनी होगी। जो टीम में परिवेश की योजना बनती है उसके ऊपर हमें बात करने की यहां आवश्यकता रहेगी। ठीक है। और लास्टली फिर हम देखेंगे, डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर। यहां पे हमसे बात की गई है किसकी, यहां स्पेसिफिकली पूछा गया है हमसे कि क्या हम बच्चों को सेग्रीगेट करेंगे। डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चाइल्ड। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो सेग्रीगेशन अब हमें नहीं करना होता है। और हमसे क्योंकि पूछा ही एक्सेप्ट गया था, हमसे पूछा गया था कि अतिरिक्त, यानी कौन सी चीज इनमें से नहीं करनी है, तो हमें उत्तर देखने को मिलता है कौन सा। अगर हम इसके हिसाब से उत्तर को चुने तो उत्तर हमें देखने को मिलता है चौथा, जो कि अब हमें नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे प्रश्न पूछा गया है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रमी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बहुत परिश्रमी होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट थिंकर्स, एक्सट्रोवर्ट। अभी सारी चिंतक होते हैं, अब सारी चिंतक होते हैं या बहुमुखी होते हैं। अब अगर हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर बात करें तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स में जो हमें एक चीज देखने को मिलती है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स में वो देखने को मिलता है कि वो डाइवर्जेंट थिंकर्स, अपसारी चिंतक होते हैं। क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के जो हमारे 3 लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें से एक लक्षण हमें क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए हम जब देखते हैं तो हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। हम बात करते हैं, अगर हमारे पास परिश्रमी बालक है तो परिश्रमी बालक में हम बात करेंगे सृजनात्मकता की।
और हम सृजनात्मकता की बात करेंगे तो उसके हिसाब से सृजनात्मकता हमें क्या देखने को मिलता है? सृजनात्मकता हमें देखने को मिलता है कि जो ये बालक है, जो सृजनात्मक हैं, ये बालक हमें देखने को मिलेंगे। और सृजनात्मक बालक हमें क्या चीज होते हैं? वो हमेशा डायवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। सृजनात्मक बालक हमेशा अपसारी चिंतक होते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अपसारी चिंतन ये बच्चा हमें करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो उत्तर यहां पे तीसरा है। द शेडेड एरिया represents students in a normal distribution who fall। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक जो हमें दिया गया है, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जो बीच का बच्चा होता है वो हमारा गिफ्टेड होता है, जिसमें हाई मोटिवेशन और हाई क्रिएटिविटी और हाई इंटेलिजेंस हमें देखने को मिले, तो हम उसे गिफ्टेड चाइल्ड के रूप में देखते हैं। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि हमें गिफ्टेड चाइल्ड के रूप में किसको देखना है, तो यहाँ जो एरिया है इसमें पूछा गया है हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें कैसे देखने को मिलता है? तो ये एक बेल कर्व के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी शेप बेल की तरह होती है, घंटी की तरह होती है। कैसे? ऐसी शेप, जैसे आप देखेंगे ना कि मंदिर में जो घंटी होती है वो किस शेप की होती है? इस शेप की होती है। तो ये भी हमें इस शेप का देखने को मिलता है, जो कि एक बेल शेप होता है, जिसमें बीच का हमारे पास क्या होता है? वो एक एवरेज स्कोर होता है। और उसके बाद हमें डेविएशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट डेविएशन, ये हमारा नेगेटिव में फर्स्ट डेविएशन, तो इसको हम सिग्मा इज इक्वल टू 0 कहते हैं। ये हो गया हमारा 1 सिग्मा, ये हो गया -1 सिग्मा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें नेक्स्ट दिखाई देगा, ये हो गया 2 सिग्मा और ये हो गया -2 सिग्मा। इसके बाद फिर हमें दिखता है एक्सट्रीम केसेस, जिसकी हम बात करते हैं, तो वो हमें देखने को मिलेगा क्या? तो आप देखेंगे कि ऐसे बिल्कुल डिपो के बिल्कुल मार्जिन के पास चला जाएगा। ये भी ऐसे डिपो के हमें बिल्कुल मार्जिन की तरफ चला जाता है बेल कर्व जो है। और जो हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी फिर बहुत थिन पॉपुलेशन, ये देखने को मिली -3 सिग्मा और ये देखने को मिली +3 सिग्मा। अब इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है, मैं अभी इसमें अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेट हमें देखने को मिलता है यहां पे 34%, अगर मैं सिग्मा इज इक्वल टू -1 के बीच में बात करूं तो यहां मेरे को देखने को मिलता है 34%, यहां देखने को मिलता है 34%, यहां लगभग हमें देखने को मिलता है 13%, 13%, यहां देखने को मिलता है हमें लगभग 6.7%, 6.7%, जबकि यहां देखने को मिलता है हमें 0.01%। तो
तो अगर हम देखें तो हमें जो बिल्कुल थिन पॉपुलेशन जो बिल्कुल हाई में आती है, तो वो हाई में कितना होगा? अगर हम बिल्कुल हाई रेंज की बात करते हैं तो बिल्कुल हाई रेंज हमें देखने को मिलेगा, जो हाईएस्ट रेंज होता है वो होता है हमारा 3 सिग्मा से बाद का। अगर हम उच्चतम स्कोर की बात करते हैं किसी में भी, तो वो होता है +3 सिग्मा से बाद का। जबकि अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं, हम लीस्ट की बात करते हैं, तो लीस्ट हमें मिलेगा -3 सिग्मा से कम। ये न्यूनतम है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमसे पूछा गया है हाई क्रिएटिविटी, हाई मोटिवेशन, हाई इंटेलिजेंस, तो ये हाईएस्ट की तरफ हमें इशारा कर रहा है। तो हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है आफ्टर 3S। इसमें हिंदी में तो लिखा हुआ है ठीक, अंग्रेजी में थोड़ी गड़बड़ की हुई है। तो यहां हमें 3 सिग्मा हमें देखने को मिलता है, जो कि हाईएस्ट को सिंबलाइज करता है। तो ये हमारा बेल कर्व है, या इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं, एक तो बेल कर्व नाम देते हैं, एक इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मानक वितरण वक्र। उत्तर यहां पे हमें तीसरा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which one of the following pair would be most appropriate choice to complete the following sentence? Children dash faster when they are involved in the activities that seem to be. यहां पे 2 हमें ब्लैंक देखने को मिल रहे हैं। जब बच्चे, हमें पूछा गया है कौन सा सर्वाधिक उचित होगा, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कि डैश होती हैं, जब वे जल्दी डैश करते हैं। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? चिल्ड्रन फॉरगेट, रिकॉल, मेमोराइज, लर्न। और बात की जा रही है यूजफुल इन रियल लाइफ, तो ये हमारे पास यानी मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। और क्योंकि हमसे एप्रोप्रिएट पूछा है, तो मीनिंगफुल लर्निंग तो हमारे पास एक एप्रोप्रिएट हमें देखने को मिलता है। वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है और सीखा हुआ होना चाहिए, यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं अर्थपूर्ण अधिगम की, जो वास्तविक जीवन से अर्थपूर्ण अधिगम। और हमें यह ध्यान होगा कि एनसीएफ 2005 हमें इसके लिए एक रिकमेंडेशन देता है कि अब जो हमारा पूरा का पूरा लर्निंग होना था, और इसे वो इंपॉर्टेंट लर्निंग कहता है, इसी को वो कहता है कि ये महत्वपूर्ण अधिगम है। यानी अर्थपूर्ण अधिगम अगर नहीं है तो वो फिर महत्वपूर्ण नहीं है। इफ लर्निंग इज नॉट मीनिंगफुल देन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम दूसरा, यूजफुल इन अ क्लासरूम बट फॉरगेट, कक्षा में उपयोगी हो लेकिन विस्मरण कर जाए। ऐसा तो फिर हमारे पास ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो जो उपयोगी है उसको, एक तो कक्षा में उपयोगी की बात जीवन में उपयोगी होना चाहिए, इसके ऊपर संशय, और फॉरगेटेड भूल जाए, इसके ऊपर संशय। तो ये दोनों ही चीजें गलत है। रिकॉल, ये ठीक है, रिकॉल होना चाहिए। लिंक्ड विद देयर क्लास वर्क ओनली, तो ओनली क्लास वर्क, केवल कक्षा कक्ष से संबंधित हो, जीवन से संबंधित नहीं हो, तो ये गलत हो गया। प्रत्यास्मरण होना चाहिए, ये तो ठीक है। हम अगर बात करें तो प्रत्यास्मरण तो होना चाहिए, ये तो ठीक है, रिकॉल होना चाहिए, लेकिन केवल कक्षा कार्य से जुड़ा हो, इसमें दिक्कत है। अब फिर बात करें सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय, तो ये ठीक है, कल्चरली न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें बात की गई है मेमोराइज की, तो मेमोराइज गलत है। स्मरण हमें नहीं करना है, रटना हमें नहीं है। रिकॉल तो करना है लेकिन रटना नहीं है, दोनों में अंतर है हमारे पास। रिकॉल क्योंकि वो मीनिंगफुल है इसलिए रिकॉल होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हमें सही हैं। तो
दोनों जो ब्लैंक है वो पहले में हमें सही देखने को मिल रहा है, तीसरे में रिकॉलिंग ठीक है, प्रत्यास्मरण ठीक है, चौथे में कल्चरली न्यूट्रल, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये निष्पक्ष होना चाहिए, तो ये बात ठीक है। लेकिन मेमोराइजेशन, याद करना, स्मरण करना, ये वाला आधा इसमें ऑप्शन गलत था, तो इसलिए उत्तर यहां पहला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CBSE prescribed group activities for students in place of activities for individual students. What is the idea behind doing so? अब यहां पर जो हमें पूछा गया है कि CBSE प्रिस्क्राइब करता है किसको? ग्रुप एक्टिविटीज को, इन द प्लेस ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। CBSE व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, रिकमेंडेशन देती है, संस्तुति करती है, अनुशंसा भी कहते हैं इसको, अनुशंसा करती है। इसके पीछे का विचार क्या है? टू रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। यहां पर क्या हमारा जो विचार है वो कॉस्ट को कम करना है, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। यानी हम अगर हर बच्चे के लिए बनाएंगे तो ढांचागत लागत ज्यादा लगेगी, और समूह में बनाएंगे तो ढांचागत लागत कम लगेगी। तो यहां पर हमारे पास इसके ऊपर ढांचागत जो लागत है वो लगभग समान लगती है। एक तो मैं ये आपको बता दूं कि चाहे हम व्यक्तिगत बनाएं चाहे हम सामूहिक बनाएं, हमारे पास लगभग समान रूप से लगेगा देखने को। तो दूसरा हम देखें इसमें, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू द इंडिविजुअल कंपटीशन विच में जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये हमें ठीक देखने को मिलता है। हमें नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचना है जो कि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के कारण आ गया है, क्योंकि समाज किस पे चलता है? समाज कोऑपरेशन पे चलता है, समाज चलता है सहकार पर, सहयोग पर, जबकि हमने बच्चे को सीखने के दौरान क्या दे दिया? कंपटीशन। इसीलिए वो पूरी जिंदगी कंपटीटिव रहता है, कंपटीशन में रहता है, लेकिन क्या नहीं करता? लेकिन वो सहयोग नहीं करता अलग अलग जगह। तो यहां पर सहयोग की भावना बच्चे के अंदर नहीं आ पाती है, बच्चा केवल और केवल क्या करता है? कंपटीशन कर रहा होता है। फिर हम देखेंगे, टू मेक इट इजी फॉर द टीचर्स टू ऑब्जर्व। शिक्षकों के लिए इजी बनाने के लिए काम करेंगे, कार्य को सरल बनाना नहीं, ये तो नहीं हमें देखने को मिलेगा। तो पहला भी हमारे पास ठीक नहीं था, तीसरा भी ठीक नहीं है। टू रैशनलाइज द टाइम टेबल विथ स्कूल मोस्ट ऑफ विच डू नॉट हैव एनफ टाइम फॉर। तो यहां पर एनफ टाइम नहीं है इसलिए हम करवाएं नहीं, यानी व्यक्तिगत गतिविधियां फायदेमंद है और फिर भी हम नहीं करवा रहे क्योंकि समय नहीं है, हम समय नहीं बढ़ाएंगे। तो ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा कि नहीं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इसीलिए हम करवाएंगे नहीं, इसलिए हम ग्रुप में करवाएंगे। तो चौथा ऑप्शन भी हमें बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे एक ही कथन हमारे लिए ठीक है और फिर वही आंसर बन जाएगा जो कि दूसरा है, हमें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को सामाजिक सहयोग में परिवर्तित करना है। जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की नकारात्मकता है उसको हटाना है, सामाजिक सहयोग की जो सकारात्मकता है उसको बढ़ाना है। वी हैव टू रिमूव द नेगेटिव इमोशन which is due to the competition among the people and we have to replace it with the general cooperation among the society। तो ये जो चीज हमें करनी है, that's why we are focusing on group activities, we are prescribing group activities rather than engaging students in the individual activities। next हम इसमें देखें तो ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा आज का। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। आगे इसी प्रश्न को लेकर अगली कड़ी में फिर मैं इन्हीं तरह के प्रश्नों को लेकर अगली कड़ी में फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।